गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों रेगुलर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी और बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों आज जो हम इस वीडियो में जो आपके लिए चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जो सारी चीज़ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, यानी बायोलॉजी का जो आपका आज हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों आपका अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ। यानी दोस्तों हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं उन सभी ग्रंथियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाने और मुझे उम्मीद और देखिए दोस्तों आप नोट्स रेगुलर बनाते रहिए। जितने भी टॉपिक आपके लिए करा रहा हूँ मैं, नोट्स अवश्य बनाएं और उन्हें रिवाइज अवश्य किया करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है आपका दोस्तों ग्रंथि। यानी दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। यानी ग्रंथियाँ जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, कौन सी ग्रंथियाँ जो हैं दोस्तों अंतःस्रावी होती हैं, कौन सी बहिस्रावी होती हैं और कौन सी दोस्तों मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं, वो सारी ग्रंथियाँ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप देख ही रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरा स्ट्रक्चर दिया है दोस्तों। आँख की जो होती है दोस्तों, ये अश्रु ग्रंथि हमारी आँख में पाई जाती है, लार ग्रंथि मुंह में, दुग्ध ग्रंथि दोस्तों हमारे ब्रेस्ट जो होते हैं उनमें पाई जाती है, और यकृत ग्रंथियाँ दोस्तों लीवर में, आंत ग्रंथियाँ दोस्तों इंस्टेटाइन में, वहीं दोस्तों अग्नाशय की ग्रंथियाँ दोस्तों पैंक्रियाज में, और गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ जो हैं दोस्तों आपके स्टमक में पाई जाती हैं, और श्वेत ग्रंथियाँ जो हैं दोस्तों ये आपकी पाई जाती हैं स्किन में, जिनसे दोस्तों पसीना निकलता है। यानी दोस्तों ऐसी ग्रंथियाँ जो बाहरी अंगों पर प्रभाव डाले उन्हें कहते हैं दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियाँ। और ऐसी ग्रंथियाँ जो शरीर के अंदर दोस्तों जो है डायरेक्ट हमारे पूरे एक प्रकार से बता दूं मैं आपको दोस्तों, पूरे शरीर पर एकदम आंतरिक रूप से प्रभाव डाले उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो कि डायरेक्ट ब्लड में जाती हैं, ब्लड में अपना प्रभाव दिखाती हैं। जैसे कि पीयूष ग्रंथि यहाँ पर ये आपकी पाई जाती है, ये थायराइड ग्रंथि है, ये आपकी दोस्तों थाइमस ग्रंथि है, ये आपकी अबटू, अधिवृक्क, अग्नाशय, अंडाशय और आपकी दोस्तों वृषण। तो ये सारी ग्रंथियाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों कि आरआरबी ग्रुप डी का बैच हमने जो ये स्टार्ट कर रखा है दोस्तों, ये आपके लिए दोस्तों इसका हमारा टारगेट है साइंस में जो आपकी 25 की साइंस जो आती है दोस्तों ग्रुप डी में, 25 में से 25 अंक प्राप्त करना। और ये जितनी भी क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो रेगुलर क्लासें लें। प्रेजेंट में हमारी दोस्तों बायोलॉजी क्लासें चल रही हैं, बायोलॉजी के बाद दोस्तों बायोलॉजी चली रही है, इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। पूरा जो है दोस्तों पैटर्न जो है आपका एनसीईआरटी पर आधारित होता है। तो रेगुलर क्लासें लें। और जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी ग्रंथियों हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज का टॉपिक है आपका ग्रंथियाँ और हार्मोन, यानी ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि ग्लैंड, इन ग्रंथियाँ हम कहते किन्हें हैं। तो ग्रंथियाँ किन्हें कहते हैं दोस्तों, ऐसी संरचना, शरीर की ऐसी संरचना जो शारीरिक पदार्थों से कुछ नया निर्मित करती है या फिर रासायनिक पदार्थ मुक्त करके शरीर के अंगों में तंत्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, उन्हें हम कहते हैं दोस्तों ग्रंथि। यानी आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि ग्रंथियों का अध्ययन रासायनिक समन्वय तंत्र में किया जाता है, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में। तो ये आपको समझ में आया दोस्तों, ग्रंथियाँ कहते किसे हैं और इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 3 प्रकार की आपकी होती हैं, एक तो बहिस्रावी, एक अंतःस्रावी, एक मिश्रित ग्रंथि, जो कि आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। और इन्हीं के दोस्तों कई सारे प्रकार होते हैं, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों रेगुलर नोट्स बना रहे होंगे, उन्हें रिवाइज भी कर रहे होंगे। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों, कंटेंट आपने देख ही लिया होगा
कि जो आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश की है मैंने। और दोस्तों देखिए, अगर आप एक बार इस कंटेंट को कर लेते हो, आपको दोस्तों कभी भी साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गारंटी किसकी है? मेरी। बशर्ते आपको साइंस को जो मैं आपके लिए पैटर्न उपलब्ध करा रहा हूँ ये आपको फॉलो करना है बस, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके इन सारी ग्रंथियों को। तो बात करेंगे दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियों की, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें अपना स्राव ले जाने के लिए दोस्तों नलका जैसी संरचनाएं होती हैं, और यह अपना स्राव किसी निश्चित स्थान पर या किसी निश्चित अंग पर छोड़ती हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों नलका युक्त ग्रंथियाँ भी कहते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा एंजाइम या अन्य रासायनिक पदार्थ मुक्त किए जाते हैं जिनका प्रभाव किसी विशेष स्थान पर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि श्वेत ग्रंथियाँ, पसीने की ग्रंथियाँ, स्वीट ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं, अपना प्रभाव जो है त्वचा पर छोड़ती हैं। दूध ग्रंथियाँ स्तनों पर छोड़ती हैं। तो इस प्रकार से ये होती हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे कि और भी एग्जांपल मैं आपके लिए बताऊं तो देखिए दोस्तों, आपको ये याद रखने हैं दोस्तों, ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जांपल हैं सारे के सारे। जैसे कि यकृत हुआ, तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अश्रु जो कि लैक्राइमल ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, आंसू मुक्त होते हैं इससे। स्वेद या पसीना ग्रंथियाँ है, स्वीट ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं, पसीना स्रावित करती हैं। लार ग्रंथियाँ, लार म्यूकस या श्लेष्म ग्रंथियाँ जो है म्यूकस का स्राव करती हैं। सीवेशियस ग्रंथियाँ जो होती हैं दोस्तों सीबम का स्राव करती हैं। जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्राव करती हैं। और श्रूमीन ग्रंथियाँ जो हैं दोस्तों ये कान में पाई जाती है। श्रूमीन ग्रंथि जो कि एक एंडोलिम्फ नाम का पदार्थ होता है, आपने देखा होगा दोस्तों अपने कान में कि चिपचिपा जो पदार्थ आपके लिए निकलता है, आपका कभी कान को साफ कराया होगा या किया होगा आपने, तो कुछ चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है दोस्तों वो श्रूमीन ग्रंथि के द्वारा जो आपका सीवेशियस पदार्थ जो होता है वही आपका निकलता है, ठीक है। तो ये सारी ग्रंथियाँ आपको याद रखनी है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कौन कौन सी ग्रंथियाँ हम पढ़ने वाले हैं। एक होती है दोस्तों आपकी, देखिए दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि मैंने आपके लिए बताई थी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मैंने अभी डिस्कस नहीं की है, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए मिश्रित ग्रंथियाँ बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ही पूरा चैप्टर ही आपका दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों पर आधारित है, और वही चीज़ें पूछी जाती हैं, वही चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पॉइंट वाइज एक एक करके सारी ग्रंथियाँ हम क्रम वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिश्रित ग्रंथियाँ दोस्तों यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसका उदाहरण एक ही है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज ग्लैंड, जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये तो ग्रंथियाँ थी मैंने आपके लिए बताई, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ये आपका जो है ग्रुप डी वाला सिस्टम यहाँ तक मैंने आपके लिए करा दिया। अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये आपका अंतःस्रावी प्रणाली है। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे दोस्तों, एक तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि की, एक पीयूष ग्रंथि, एक आपकी होती है दोस्तों पीनियल, एक थायराइड और पैराथायराइड, एक थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल, गर्भनाल में जो आपकी पाई जाती है अंडाशय और वृषण ग्रंथि। ये दोस्तों अंडाशय नहीं, यहाँ पर वृषण है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये वृषण होगा आपका, वृषण, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी ग्रंथियाँ हम आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे अंतःस्रावी तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने में, यानी दोस्तों जितने प्रश्न आपको ग्लैंड से रिलेटेड मिलेंगे तो वो सारे प्रश्न दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र से ही रिलेटेड मिलेंगे, और यही हमें दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। और दोस्तों वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अंतःस्रावी तंत्र को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों थायराइड ग्रंथि की, जिसे हम दोस्तों थायराइड यानी दोस्तों अब2 ग्रंथि भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। ये आपका डायग्राम है। तो हमारी जो पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर गले में, जो आपकी ये दिख रही है ना दोस्तों, ये वाली, ये आपकी थायराइड ग्रंथि है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, एक मिनट दोस्तों, ये रहा आपका थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। तो यह जस्ट
किसके नीचे है दोस्तों? लेरिंग्स। ये आपका लेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं। और ये आपका दोस्तों ट्रेकिया है। तो वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स के बीच में जो आपका पाया जाता है ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि आपकी होती है। ठीक है, पैराथायराइड के बारे में पीछे बात करेंगे। पहले थायराइड सेम ही है। जो आपका थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों, इसी के ऊपर यहाँ यहाँ पाई जाती है पैराथायराइड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, ये छोटी छोटी पीले कलर की जो आपको दिख रही है, ये है दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड। तो इन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बात करेंगे पहले दोस्तों थायराइड ग्रंथि की। तो देखिए दोस्तों, इसे हम अपटू ग्रंथि भी कहते हैं। और यह ग्रंथि गले में श्वसन नली के पास 2 पालियों में पाई जाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? थायराइड, जिसका वजन दोस्तों 25 से 30 ग्राम होता है। यह एच आकार या तितली आकार की होती है। इसका रंग गुलाबी होता है। इसके द्वारा दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो T3 और एक T4। तो ये 2 प्रकार का होता है। T3 को बोलते हैं दोस्तों ट्राई आयोडो थायरोनिन, और T4 को बोलते हैं दोस्तों टेट्रा आयोडो थायरोनिन। T3 की बात करें दोस्तों, यह अधिक शक्तिशाली है, यह आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। और T4 की बात करें तो दोस्तों इसकी मात्रा जो है दोस्तों लगभग 65 से 90% जो है होती है। और थायराइड ग्रंथि की बात करें तो दोस्तों यह हार्मोन भोजन के ऑक्सीकरण व उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। और थायराइड ग्रंथि को जीवन का टेम्पो कहते हैं, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी थायराइड ग्रंथि। और मुझे उम्मीद है दोस्तों अच्छी तरह से सारी चीज़ आपको समझ आ रही होंगी। नोट्स आप रेगुलर बनाते चल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि की। तो चलिए दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि को हम देखते हैं। अभी दोस्तों देखिए, पैराथायराइड स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट और बचे हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि थायराइड ग्रंथि जो होती है दोस्तों हृदय स्पंदन दर और श्वसन दर को बढ़ाती है। और मेंढक का जो टेडपोल होता है उसको वयस्क में करने, यानी उसे वयस्क बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। और थायरोक्सिन हार्मोन्स के अल्पस्राव या कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म यानी दोस्तों जड़वा मनता रोग जो है हो जाता है, जिससे बच्चे बौने या मंद बुद्धि पैदा होते हैं। यानी हो जाते हैं दोस्तों, पैदा नहीं होते हैं, हो जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्राव से, अल्पस्राव का मतलब है दोस्तों कम, और बहिस्राव का मतलब है दोस्तों ज़्यादा। तो अल्पस्राव से वयस्कों में मिक्सोडीमा जो है दोस्तों रोग होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन की कमी होती है और थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जैसे दोस्तों हम गलगंड, घेंगा या कंठमाला या गोइटर रोग कहते हैं। और थायरोक्सिन हार्मोन्स की अधिकता से दोस्तों आंखें जो है हमारी नेत्र गोलक से बाहर निकल आती हैं, जिसे दोस्तों नेत्रोत्सेंधी घेंगा कहते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है दोस्तों ग्रुप डी 2022 में। आगे बात करते हैं दोस्तों थायराइड ग्रंथि को आत्महत्या को, यानी थायराइड ग्रंथि जो है दोस्तों उसकी आत्महत्या को दोस्तों ऑटो इम्यून थायरोइडिटीज यानी दोस्तों हाशीमोटो रोग भी कहते हैं, जो कि अल्पस्राव के कारण होता है। थायरोक्सिन के अल्पस्राव के कारण, यानी इसकी कमी के कारण ये होता है। और देखिए दोस्तों प्लूमर रोग जो होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो आपकी होती है उसमें गांठें बन जाती हैं। और ये भी किसकी कमी कारण होता है दोस्तों, किसके कारण होता है? थायराइड ग्रंथि में जो है दोस्तों थायरोक्सिन जो आपका हार्मोन्स होता है इसके अतिस्राव के कारण, यानी इसकी कमी के कारण ये होता है। अब थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड पूरा जो फैक्ट्स थे मैंने आपके लिए बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहे यहाँ तक। अब बात करते हैं दोस्तों पैराथायराइड की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये है आपकी पैराथायराइड या पैराअप्टू ग्रंथि। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका लेरिंग्स हुआ, ये आपकी थायराइड ग्रंथि हुई, ये आपका ट्रेकिया हुआ। ये आपका ट्रेकिया होता है, ये आपकी थायराइड ग्रंथि है, और ये आपका दोस्तों लेरिंग्स है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है दोस्तों इसी के जस्ट ऊपर
यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाले, ये आपकी थायराइड ग्रंथि है, इसके जस्ट ऊपर ये रहा दोस्तों, ये है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी दोस्तों गले में पाई जाती है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि है इसके जस्ट पीछे जो है ये पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम समझते हैं, देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट बिंदु क्या हैं। एग्जाम की दृष्टि से सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों आपके लिए मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं, और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। थ्योरी पढ़ने से ऐसा नहीं है दोस्तों आप जो है कि आपकी जो है साइंस कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, उसे समझना भी होता है। पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन मेन कारण है दोस्तों उसे समझना, यानी वह कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, पैराथायराइड जो ग्रंथि है, ये यदि दोस्तों पैराप्टू ग्रंथि जो है दोस्तों, इसकी खोज की थी दोस्तों रेनार्ड ने, और यह लाल रंग की ग्रंथि है जो प्रत्येक थायराइड ग्रंथि 2 से 6 तक पाई जाती है। कहीं कहीं पर ये 2 भी होती है, कहीं कहीं पर 6 भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये 4 के ही रूप में पाई जाती है। 4 ग्रंथियाँ ये इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी 4 ग्रंथियाँ जो हैं ये पाई जाती हैं, यानी 4 का जो है दोस्तों इनका एक प्रकार का जो है ग्रुप होता है। अतः इस ग्रंथि के अंदर, इसे हम ग्रंथि के अंदर ग्रंथि भी कहते हैं। और पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम पीटीएच या पैराथो हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन है। तो ये आपको याद रखना है। और पीटीएच हार्मोन अस्थियों के कैल्शियम व फास्फोरस प्रवाह, अस्थियों से कैल्शियम फास्फोरस का प्रवाह कराकर रक्त में इनकी मात्रा को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन दोस्तों? पीटीएच हार्मोन, यानी पैराथायराइड हार्मोन। और इसकी कमी से दोस्तों मांसपेशियों में ऐंठन जिस होती है, जिसे हम टिटेनी रोग कहते हैं। और इसकी अधिकता से क्या होता है दोस्तों? अस्थियां विकृत हो जाती हैं, जिसे दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। और पीटीएच को दोस्तों कोलेप हार्मोन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगली ग्रंथि है आपकी दोस्तों थाइमस ग्रंथि। तो देखिए दोस्तों, थाइमस ग्रंथि होती कहाँ है, किस प्रकार की होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर आपने देखा दोस्तों आपका थायराइड ग्रंथि, यहीं पर ये जो होता है दोस्तों इस ग्रुप में, ये आपकी पैराथायराइड होती है। और पैराथायराइड के जस्ट नीचे होता है दोस्तों आपका ट्रेकिया, और ट्रेकिया के जस्ट नीचे आपकी ये वाली जो ग्रंथि है दोस्तों, ये वाली, ये है आपकी दोस्तों कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, अगर इसे मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये इस प्रकार की दिखाई देती है, ठीक है। और राइट लोब, और ये दोस्तों लेफ्ट लोब होता है। ये आपकी थायराइड ग्रंथि, आप इतना समझ लेना बस। दोस्तों थाइमस ग्रंथि इस प्रकार की होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में हम समझते हैं। तो ये पाई कहाँ जाती है दोस्तों? हमारा बक्ष जो होता है वहाँ पर ये पाई जाती है, और इसके जस्ट नीचे ही हमारा हार्ट होता है, थोड़ा सा साइड में। तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है दोस्तों, हमारा राइट जो होता है ना दोस्तों हार्ट, जो सॉरी दोस्तों फेफड़ा, राइट जो फेफड़ा होता है हमारा, ये दोस्तों बड़ा होता है वाय फेफड़े से, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, मैं पढ़ा चुका हूँ श्वसन तंत्र में। तो चलिए दोस्तों, थाइमस ग्रंथि को हम देखते हैं। तो यह ग्रंथि दोस्तों हृदय के पास, ये हृदय है आपका, वक्ष स्थल में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि एक द्विपालित ग्रंथि है, यानी 2 पालियां हैं इसकी, जो कि T4 लिम्फोसाइट यानी WBC का प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर ये होता है। यानी WBC जो होती हैं उनका निर्माण का प्रशिक्षण कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है थाइमस ग्रंथि पर। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न हार्मोन का नाम है दोस्तों आपका थाइमोसिन, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र का विकास व एंटीबॉडी निर्माण करने में जो है मदद करता है। तो ये है दोस्तों आपकी थाइमस ग्रंथि। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों पीनियल ग्रंथि की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पीनियल ग्रंथि को हम समझ लेते हैं। तो ये पाई कहाँ जाती है दोस्तों? हमारे मस्तिष्क में। ये हमारा मस्तिष्क होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है दोस्तों इसके बीच में, ये हिस्सा मैंने यहाँ से उठाया, ये रहा दोस्तों, ये आपका मस्तिष्क है। एक मिनट दोस्तों, ये आपका पीनियल ग्रंथि है, ठीक है दोस्तों। ये आपका दोस्तों हाइपोथैलेमस है आपका, एक मिनट दोस्तों, ये वाला आपका हाइपोथैलेमस है।
और यहाँ पर जो एक केंद्र छोटा सा दिखाई दे रहा है बिंदु सा, ये वाला दोस्तों आपका थैलेमस है। अब इसी को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है, इसको मैंने क्रॉप किया, यहाँ पर बड़ा किया, इसी को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। तो दोस्तों ये जो होता है आपका, ये होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस, जो भूख प्यास इन सारी चीज़ों को नियंत्रण करता है, तापमान को भी। तो ये होता है दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस। बात करें दोस्तों थैलेमस की, तो ये आपका थैलेमस होता है, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा दोस्तों, ये वाला हिस्सा। बात करें दोस्तों पीनियल ग्लैंड की, इसके जस्ट पीछे ये होती है दोस्तों आपकी छोटी सी पीनियल ग्लैंड, और इसी के बारे में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है पीनियल ग्लैंड। सबसे छोटी ग्लैंड होती है जिसका भार दोस्तों मात्र 150 मिलीग्राम के लगभग जो है होता है। पीनियल ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख, शरीर की लैंगिक व जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हम कहते हैं, एवं सेरिब्रो एपिफाइसीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि एक सफ़ेद रंग की ग्रंथि होती है। इसका रंग बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, जिसके द्वारा दोस्तों मेलेटोनिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। और पीनियल ग्रंथि हमारी दिनचर्या, लैंगिक विकास, त्वचा के रंग, महिलाओं के मासिक चक्र को भी नियंत्रित करती है। आगे बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है, इसकी तेज प्रकाश में मात्रा जो है घट जाती है और अंधकार में जो है बढ़ जाती है। और मेलेटोनिन की कम मात्रा होने पर लैंगिक विकास जल्दी होता है। इसलिए जन्म से अंधे बच्चों में जो है प्रकाश की मात्रा कम पहुंचने के कारण मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, इनका लैंगिक विकास जो है जल्दी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और नोट्स बनाते चलिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शेयर अवश्य करते चलिए। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं। अगली ग्रंथि है आपकी दोस्तों अग्नाशय या पक्वाशय ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, जो कि जैसे दोस्तों पैंक्रियाज ग्लैंड भी हम कहते हैं। तो पहले दोस्तों स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस प्रकार की होती है और कहाँ ये पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका स्टमक यानी आमाशय जिसे हम कहते हैं, ये आपका गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है दोस्तों, ये होती है दोस्तों पैंक्रियाज डक्ट, और ये होता है दोस्तों आपका पैंक्रियाज। ये पूरा जो कि आमाशय के जस्ट नीचे ही होता है दोस्तों पैंक्रियाज, और इसी में होती है दोस्तों आपकी पैंक्रिया, ये आपका गॉल ब्लैडर होता है दोस्तों, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसी से स्रावित होती है, इसी में होती है दोस्तों आपकी पैंक्रियाज ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, ये वाली। और जिससे दोस्तों, और इसी ग्लैंड से दोस्तों क्या होता है, आपका पैंक्रियाज हार्मोन जो है दोस्तों स्रावित होता है। तो पैंक्रियाज के बारे में हम आगे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसे हम पॉइंटों में हम डिस्कस करते हैं थ्योरी के रूप में। तो देखिए दोस्तों, पैंक्रियाज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें कि पैंक्रियाज का आकार कैसा होता है, तो पत्ती के आकार की ये होती है, जो कि मिश्रित ग्रंथि है। और इसके अंतःस्रावी भाग को दोस्तों लेंसर हैंग की दीपिकाएं भी कहते हैं, आंतरिक भाग को कहते हैं दोस्तों। और इन्हीं लैंगर हैंस की दीपिकाओं से दोस्तों तीन प्रकार की कोशिकाएं जो हैं दोस्तों निकलती हैं। एक तो अल्फा, बीटा और डेल्टा, जिसमें दोस्तों अल्फा जो होती है, इनसे ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा से दोस्तों इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। और डेल्टा कोशिका जो है दोस्तों, इनसे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है जो भोजन के स्वांगीकरण में सहायक है। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। तो देखिए दोस्तों, ग्लूकागोन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, जो आपका ग्लूकागोन होता है दोस्तों ये वाला, तो ग्लूकागोन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन और इंसुलिन को दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिक
हार्मोन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की दोस्तों? बेटिंग एंड वेस्ट ने 1921 में, और सेंगर ने इसकी संरचना व प्रोटीन के बारे में पता लगाया था। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से रुधिर में ग्लूकोज स्तर बढ़ता है, जिसे दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज अब कहते हैं। और इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया रोग जो है होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का स्तर जो है दोस्तों रक्त में हमारे में बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अग्नाशय ग्रंथि से रिलेटेड। अब चलते हैं दोस्तों आगे। ग्रंथि है आपकी एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि, तो इसके बारे में हम पहले स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये होती है आपकी, ये आपकी किडनी होती है। ठीक है दोस्तों, पहले किडनी के बारे में समझना हो। किडनी के जस्ट ऊपर जो आपकी ये पीला भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, ये होती हैं दोस्तों आपकी एड्रिनल ग्लैंड। तो ये इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपको याद रखना है, दो। एक तो राइट किडनी पर पाई जाती है, एक लेफ्ट किडनी पर। राइट किडनी पर राइट एड्रिनल ग्लैंड होती है, और लेफ्ट किडनी पर दोस्तों लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होती है, जिनकी संख्या दोस्तों दो होती है। और आपको याद रखना है दोस्तों, इनका जो ऊपरी भाग जो होता है दोस्तों इन ग्लैंडों का, वो कहलाता है दोस्तों कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग मेडुला। ठीक है, जो कि दोस्तों इसका आकार जो है कैप्सूल के समान होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं चीज़ों को हम दोस्तों डिस्कस करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट हैं जो हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड होते हैं, उन्हें भी हम थ्योरी में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो देखिए दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड जो है दोस्तों प्रत्येक किडनी के ऊपर पाई जाती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। एड्रिनल ग्रंथि को दोस्तों 4S भी ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह दोस्तों शुगर, साल्ट, सेक्सुअल और कैरेक्टर और स्ट्रेस, इन सभी को जो है दोस्तों, इन चारों चीज़ों को ये नियंत्रित करती है। और एड्रिनल ग्रंथि दो भाग होते हैं दोस्तों, कॉर्टेक्स यानी दोस्तों बलकुट, मेडुला यानी दोस्तों मध्यांश, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। ये रहा दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब इन्हीं को हम देखते हैं। चलिए दोस्तों एक मिनट, ये रहा दोस्तों। तो कॉर्टेक्स भाग जो होता है दोस्तों इसमें, ये आपका कॉर्टेक्स बलकुट जिसे हम कहते हैं, इसके तीन भाग होते हैं, और इनसे दोस्तों तीन प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। यानी सॉरी दोस्तों, कॉर्टेक्स भाग जो होता है इससे तीन प्रकार के हार्मोन जो हैं स्रावित होते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन, या दोस्तों शर्करा संतुलक या हार्मोन्स इसे हम कहते हैं। इनमें मुख्यतः कार्टिसोल हार्मोन जो है प्रमुख होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन से आपको याद रखना है दोस्तों ग्लूकोज यानी शर्करा का संतुलन, ठीक है। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन से आपको याद रखना है दोस्तों मिनरल यानी लवण संतुलक हार्मोन। तो दूसरा क्या है दोस्तों, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन से लवण संतुलक हार्मोन जिसे हम कहते हैं। इनमें मुख्यतः एल्डोस्टेरोन प्रमुख है। ये सोडियम, पोटेशियम, जल व लवणों की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। एक है दोस्तों लिंगी हार्मोन, जिसे दोस्तों हम गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं, और इनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन की अल्प मात्रा जो है पाई जाती है। तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि जो थी, इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके लिए समझा दिए हैं, और इसके कुछ पॉइंट और हैं, इन्हें हम देख लेते हैं दोस्तों। एक भाग होता है, देखिए दोस्तों वहाँ पर मैंने कॉर्टेक्स आपके लिए बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों मेडुला के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेडुला से जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है दोस्तों एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, और इस हार्मोन को दोस्तों हम तनाव नियंत्रक, संकटमोचक, करो मरो यानी 3F, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यह हार्मोन दोस्तों जो होता है चिंता, डर, तनाव के समय पसीने लाने, हृदय गति बढ़ाने, रुधिर दाब बढ़ाने, रोंगटे खड़े करने और आंखों की पुतलियां फैलाने के लिए जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है। और एड्रिनलिन एक दोस्तों एस्टेरॉयड हार्मोन है, इसे दोस्तों मादक या उत्तेजक हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसका एक इम्पोर्टेंट नियम याद रखना है दोस्तों कि खिलाड़ियों के लिए इसका प्रयोग जो है निषेध होता है।
एड्रीनलिन जो इंजेक्शन होता है। और हिटलर के बारे में आपको याद रखना है, जो हिटलर था ना दोस्तों, उसने भी अपने सैनिकों को निडर बनाने के लिए एड्रीनलिन के इंजेक्शन लगाए थे। इससे क्या होता है दोस्तों, जोश आता है शरीर में, रोंगटे खड़े होते हैं। ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका नॉर एड्रीनलिन व नॉर एपिनेफ्रिन। तो देखिए दोस्तों, यह एड्रीनलिन के द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को प्रेरित करता है। नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन जिसे हम कहते हैं। तो एड्रीनलिन के द्वारा नियंत्रण होने वाली क्रियाएं जो होती हैं, जिन क्रियाओं को वो नियंत्रित करते हैं, उन्हें ही ये प्रेरित करता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, एडिसन रोग जो होता है यानी कांशा बढ़ता है, ये एड्रीनलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और कौन सा रोग और कुशिंग सिंड्रोम, कौन सा रोग तो जो होता है दोस्तों, ये एल्डोस्टेरोन की अधिकता से, और कुशिंग सिंड्रोम दोस्तों कार्टिसोल की अधिकता से, यानी एड्रीनलिन हार्मोन की अधिकता से ये होता है। तो ये आपको याद रखना है। जबकि कुशिंग रोग पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ACTH हार्मोन की अधिकता से होता है। आगे याद रखना है दोस्तों, लिंग हार्मोन की अधिकता से एड्रीनल बिलीरिज्म रोग हो जाता है, जिससे महिलाओं में दाढ़ी मूछ आने लगती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिलीरिज्म रोग क्या है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, महिलाओं की दाढ़ी मूछ जो है आने लग जाती हैं। एक होता है दोस्तों लिंग हार्मोन की अधिकता से आयनिक केमिस्ट्रिया रोग। इसे कहते हैं दोस्तों आभासी उभयलिंगता। और इसमें क्या होता है दोस्तों, पुरुषों में स्त्रियों के जननांग जो है दोस्तों विकसित होने लगते हैं। एक होता है दोस्तों इडियमा रोग, जो कि दोस्तों मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता से होता है, जिसमें शरीर जगह जगह से जो है दोस्तों इडियमा रोग में फूल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट, इससे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों थायराइड। देखिए दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, एक होता है दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ, ये मस्तिष्क में यहाँ पर होता है। और एक होता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, ये आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, और इसे ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और थायराइड प्रेरक हार्मोन पहले से हम देख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद ही हम दोस्तों पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, थायराइड प्रेरक हार्मोन, यह हार्मोन जो है ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। और यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की क्रिया में थायरोक्सिन हार्मोन स्राव को जो है प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, ये जो आपके लिए पीयूष ग्रंथि मैंने आपके लिए बताई है ना दोस्तों, इसी से बहुत सारे जो हैं हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें एक होता है दोस्तों ATH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जो कि हमारे मूत्र को नियंत्रित करता है। वो यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों मिस हो गया है, तो आपको ADH के बारे में आपको खाली यही याद रखना है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो हमारे मूत्र को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड प्रेरक हार्मोन, और यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की क्रिया व थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण को जो है प्रभावित करता है। अगला हार्मोन है दोस्तों MSH यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे हम कहते हैं। और ये क्या करता है दोस्तों, मेलेनोसाइट कोश का त्वचा में मेलेनिन वर्ण का निर्माण करती है, जिसके कारण दोस्तों त्वचा का रंग जो है निर्धारित होता है। MSH हार्मोन जो होता है दोस्तों मेलेनोसाइट कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और यह शरीर पर तिल व चकत्तों का निर्माण को प्रेरित करता है। एक होता है दोस्तों ACTH यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम कहते हैं। और ये हार्मोन दोस्तों एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग की क्रियाओं को प्रेरित करता है। अगला है दोस्तों आपका लैक्टोजेनिक हार्मोन यानी मोनोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे हम कहते हैं। और यह हार्मोन दोस्तों स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण यानी दुग्ध का
निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। और अगला है दोस्तों आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और देखिए दोस्तों, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के अगर बारे में हम पढ़ें तो यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है दोस्तों LH हार्मोन यानी दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है दोस्तों FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बात करें दोस्तों LH हार्मोन के बारे में तो देखिए दोस्तों, यह हार्मोन पुरुष में वृषण की अंतरालिक कोशिकाओं पर कार्य करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन व एंड्रोजन हार्मोन के उत्पादन को, जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है। ये आपका LH हार्मोन होता है, ये जो वृषण की अंतरालिक कोशिकाएं होती हैं उन पर कार्य करता है, और पुरुषों में दोस्तों टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन की उत्पादन को, जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है। और बात करें दोस्तों FSH हार्मोन की तो देखिए दोस्तों, यह हार्मोन महिलाओं में अंडाशय की पुटकाओं यानी अंडाणुओं के विकास व पुरुषों में शुक्राणु के विकास को जो है दोस्तों नियंत्रित करता है। तो ये होता है दोस्तों आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसके 2 पार्ट होते हैं और जो मैंने आपके लिए बता दिए। आगे बात करते हैं दोस्तों पश्च पीयूष। पीयूष के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए, तो पार्ट ए है दोस्तों अग्रपीयूष और पश्च पीयूष। तो पश्च पीयूष में दोस्तों 2 ही हार्मोन आपके पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन जिसे हम कहते हैं, इसे हम दोस्तों लव हार्मोन, फिजिकल डिजायर हार्मोन या मिल्क सिक्रेशन हार्मोन कहते हैं। और यह हार्मोन जो है दोस्तों प्रसव हार्मोन या गर्भपात हार्मोन भी कहलाता है। और इसका कार्य क्या है दोस्तों, यह स्तन ग्रंथियों में दूध के निष्कासन को जो है नियंत्रित करता है। मवेशियों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन के ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा दोस्तों, जब कोई भी पशु, गाय हो या भैंस हो, जब दूध नहीं देता है तो उसके क्या है दोस्तों इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के, जिससे क्या है दोस्तों तुरंत ही वह दूध निष्कासित करने लग जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेन या मूत्रल हार्मोन। तो यह हार्मोन किडनी की संग्रहण नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, मूत्र में जल की मात्रा को कम करता है। और ADH हार्मोन की कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दोस्तों डायूरेसिस या फिर दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस या फिर दोस्तों ऊतक में रोग कहते हैं। ये होता है आपका ADH हार्मोन। अगला है दोस्तों आपका ग्रंथि वृषण यानी दोस्तों जिसे हम टेस्टी कहते हैं। तो यह दोस्तों मानव की नर जनन ग्रंथि, जो कि प्रत्येक नर में 2 पाई जाती हैं। वृषणों की लीडिंग व अंतरालिक कोशिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मुझे उम्मीद है जो कंटेंट है आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी दोस्तों। बशर्ते जो स्टूडेंट नए देख रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर जॉब लगनी है तो कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा, ये तो फिक्स है दोस्तों। और आपको याद रखना है ज़िंदगी में हमेशा दोस्तों कि मुश्किलें ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है दोस्तों मैंने बोला है, ये आपको हमेशा याद रखना है, और आप बाकी आप समझ सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों ओवेरी, ये भी एक ग्लैंड का कार्य करती है दोस्तों। तो ओवेरी के बारे में भी हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंडाशय मानव की मादा जनन ग्रंथि है, जो प्रत्येक मादा में 2 पाई जाती है। जिस प्रकार वृषण ग्रंथि 2 पाई जाती हैं, उसी प्रकार दोस्तों अंडाशय भी 2 पाई जाती हैं। जैसे कि आपका देखिए, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक बार। ये होता है आपका, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर इस प्रकार से ये होती हैं दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये होती हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं दोस्तों अंडाशय। और ये आपकी निषेचन
यहाँ पर होता है दोस्तों, इसे निषेचन नलिका कहते हैं, और ये आपका गर्भाशय होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर दोस्तों भ्रूण का पालन पोषण होता है माँ के गर्भ में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों, इन्हें हम एक एक करके अंडाशय के बारे में हर पॉइंट को हम समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये मादा में 2 पाई जाती हैं, प्रत्येक मादा में। अंडाशय की ग्राफियन पुटका नामक संरचना द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन होता है, जबकि कार्पस लुटियस या पीत पिंड के द्वारा दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। एस्ट्रोजन को दोस्तों सुंदरता का हार्मोन कहते हैं, और प्रोजेस्टेरोन को दोस्तों गर्भ धारण या गर्भ का निर्धारण करने वाला हार्मोन हम कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका दोस्तों ग्लैंड से रिलेटेड टॉपिक, और जितनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो सारी आपके लिए बता चुका हूँ दोस्तों। और ये सारी चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है जो आपकी फ्री साइंस की क्लास में उपलब्ध कराई जा रही है। कंटेंट जो है दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है दोस्तों, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।